I'm Surabh Asthana, your assistant teacher again with you. Dear students, as you know, these days we are talking about the chapter number 2 of history, and the chapter name is New Kings and Kingdoms. Dear students, as you know, I had already shared few videos related to the explanation of this chapter, and in that videos we have seen how the new dynasties comes in our subcontinent during the time period of 7th to 12th century. ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इस समय हम हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, न्यू किंग्स और किंगडम्स। मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर किए हैं इसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। उस वीडियोस में हमने देखा है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य नई डायनेस्टीज हमारे सब कॉन्टिनेंट में कैसे इमर्ज होती हैं। सो व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ द emergence of new dynasties in that period? उस टाइम पीरियड में न्यू डायनेस्टीज कैसे आती थी? जब किसी राजा के अधीन कोई उनका सबऑर्डिनेट होता था, कोई सामंत होता था। सो ओवर द टाइम पीरियड व्हेन द सामंत गेट्स मोर पावर एंड मोर वेल्थ, और समय के साथ साथ जब उस सामंत को ज़्यादा पावर मिल जाती थी, ज़्यादा पैसे आ जाते थे, तो वो क्या करता था? वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता था। वो ये घोषित कर देता था कि अब हम किसी भी डायनेस्टी के अंदर में नहीं हैं, अब मेरा ये एक स्वतंत्र राज्य है जहाँ का मैं राजा हूँ। ओके, तो ऐसी बहुत सी डायनेस्टी 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य हमारे सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज होती हैं। ओके, सो now dear students, today we will start this chapter from warfare for wealth. Okay, warfare for wealth mean to say युद्ध क्यों होते थे उस समय? युद्ध होते थे पैसों के लिए। ओके, पैसों के लिए उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा वॉर होती थी। राजाओं के मध्य कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता था, उनके बीच में युद्ध होता ही रहता था, एंड द रीजन ऑफ द वॉर्स वाज वेल्थ। ओके, और रीजन क्या था? पैसा था। पैसे के लिए ही राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. Okay, dear students, you know this very well that dynasties ruled over a particular region. Okay, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी डायनेस्टी क्या करती थी? एक पर्टिकुलर रीजन में ही उसका क्या होता था? उसकी रूलिंग होती थी। उसका राज्य एक सीमित राज्य में ही होता था, एक सीमित क्षेत्र में कोई राजा राज्य करता था। At the same time, okay, but at the same time, they try to control other areas. Okay, लेकिन उसी समय पे राजा क्या करता था? They always try to control other areas. Okay, वो कोशिश करता था अपने आसपास के क्षेत्रों को भी क्या करता था? अपने आसपास के क्षेत्रों को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता रहता था। ओके, one particular prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to the Gurjar Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj. Okay, और ऐसे ही एक राज्य था उस समय पे गंगा वैली में, and that empire is known as Kannauj. कन्नौज डायनेस्टी। कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र था, कन्नौज उस समय में इतना समृद्ध राज्य था कि उस समय के जो किंग थे, उस टाइम पीरियड के जो किंग थे, दे ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल कन्नौज। ओके, वो आप कंट्रोल करना चाहते थे कन्नौज को, हर समय अपनी डायनेस्टी में इंक्लूड करना चाहते थे। फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों के लिए रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहारा, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj. चूँकि कन्नौज एक समृद्ध राज्य था, लोग उसको अपने डायनेस्टी में इंक्लूड करना चाहते थे। इसी वजह से गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी के मध्य संघर्ष होता रहता था।
और ये संघर्ष किन वंशों के मध्य हुआ, किन डायनेस्टीज के बीच हुआ? दीज वॉर हैपेंड बिटवीन 3 dynasties and these dynasties was गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड पाला डायनेस्टी। ओके, इन तीनों डायनेस्टीज के मध्य बहुत लंबे समय तक युद्ध होता रहा टू कंट्रोल ओवर द कन्नौज। ओके, बिकॉज देयर वर 3 parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle। ओके, और चूंकि कन्नौज पे अधिकार करने के लिए कितने लोगों के बीच संघर्ष होता है? 3 डायनेस्टीज के मध्य संघर्ष होता है, इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसे क्या नाम किया है? हिस्टोरियन गिव द नेम टू दिस स्ट्रगल ट्राइपार्टी स्ट्रगल। ओके, क्योंकि 3 डायनेस्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए हिस्टोरियंस ने इसे नाम दिया है ट्राइपार्टी स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे तो त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टी स्ट्रगल किस पे अधिकार करने के लिए हुआ? ट्राइपार्टी स्ट्रगल अधिकार करने के लिए हुआ कन्नौज पे, और किसके बीच हुआ? 3 डायनेस्टीज के बीच में, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी के बीच में ये संघर्ष होता है, और ये संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता है। As we will see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples। और रूलर्स जो थे उस टाइम पीरियड के जो रूलर्स थे वो अपने पावर को, अपने रिचनेस को डेमोन्स्ट्रेट करते थे बाय द बिल्डिंग ऑफ लार्ज टेम्पल्स। ओके, वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, अपनी पावर को, अपने पोजीशन को, अपने वेल्थ को शो करने के लिए क्या करते थे? दे बिल्ड लार्ज temples in their empires। Okay, they often choose to target, so when they attack one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes is extremely rich। You will read more about this in chapter 5। और उस टाइम पीरियड के जो किंग्स थे, they demonstrate their power, their health by building large temples। और ये जब अटैक करते थे, अटैक में, वॉर में किसको टारगेट करते थे? ये हमेशा टेम्पल को ही टारगेट करते थे। ये किस पे अटैक करते थे? ये टेम्पल्स पे अटैक करते थे, क्योंकि टेम्पल्स क्या होते हैं? टेम्पल बहुत रिच होते थे। आज भी टेम्पल्स देखिए स्टूडेंट्स, बहुत रिच होते हैं। क्यों होते हैं? लोग क्या करते हैं? टेम्पल्स में डोनेट करते हैं। ओके, बहुत से रिच पीपल हैं जो टेम्पल्स में डोनेट करते रहते हैं। तो टेम्पल्स क्या होते हैं? टेम्पल्स बहुत रिच होते हैं, तो ये इन्हें पैसे ही चाहिए होते थे। युद्ध का रीजन क्या था? द रीजन ऑफ द वॉर एट दैट टाइम वॉज वेल्थ। तो वेल्थ के लिए युद्ध होते थे, तो ये राजा क्या करते थे स्टूडेंट्स? ये राजा टेम्पल को अटैक करते थे, क्योंकि टेम्पल्स बहुत रिच होते थे, इसीलिए वो जब भी कोई वॉर करते थे, कोई अटैक करते थे अनदर एरिया पे, दे ऑल्सो टारगेट टेम्पल्स। ओके, दे ऑलवेज अटैक ऑन टेम्पल्स बिकॉज द टेम्पल्स वाज वेरी रिच एट दैट टाइम पीरियड एंड दिस टाइम पीरियड ऑल्सो। ओके, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स, इसी प्रकार का एक रूलर था गजनी का। गजनी, दिस इज अ प्लेस विच इज सिचुएटेड एट अफगानिस्तान एंड प्रेजेंट। ओके, ये गजनी कहाँ है? ये गजनी अफगानिस्तान कंट्री में प्रेजेंट टाइम में है, और ये कंट्री कौन है? ये कंट्री जो है मध्य एशिया रीजन की एक कंट्री है अफगानिस्तान। वहीं का एक बहुत महान शासक था सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, मतलब महमूद गजनी। दिस वॉज अ रूलर ऑफ गजनी region and this area is located at Afghanistan at present. Okay, he ruled from 997 to 1030 and Mahmud Ghazvi ruled over the Ghazri during the time period of 997 to
1030। ओके, महमूद गजनी कहाँ का शासक था? महमूद गजनी गजनी का शासक था। ओके, महमूद गजनी भी कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। और इसका शासन वहाँ पे कब से कब तक था? इसका शासनकाल था 997 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक। And extended control over parts of Central Asia. ये गजनी का तो शासक था, बट ही कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया। और लेकिन ये गजनी का शासक तो था, लेकिन इसने सेंट्रल एशिया के बहुत से क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में क्या कर लिया था? मिला लिया था। ओके, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसने किसको मिलाया था अपने साम्राज्य में? ईरान को। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। और वो हमारे सब कॉन्टिनेंट पे लगभग प्रति वर्ष आता था। His targets were wealthy temples and his target was wealthy temple. Okay, because Ghazni wants to get more wealth from a subcontinent. Just because of this, Ghazni always attacked on the rich temples. Okay, he doesn't build an empire in a subcontinent. He only want to get wealth from a country. गजनी क्या करता था? वो प्रत्येक वर्ष हमारे सब कॉन्टिनेंट में आता था, अटैक करता था। और मोस्टली वो अटैक कहाँ करता था? उसका टारगेट क्या होता था? उसका टारगेट होते थे वेल्दी टेम्पल्स। गजनी हमारी कंट्री में कोई एम्पायर बिल्ड नहीं करना चाहता था। वो हमारे देश को अपने एम्पायर में इंक्लूड नहीं करना चाहता था। बस वो क्या चाहता था? वो चाहता था हमारे देश से धन लूटना। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस he always attacked on the rich temples of our subcontinent. इसीलिए वो हमेशा क्या करता था? रिच टेम्पल्स पे अटैक करता था। ओके, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। ओके, मच ऑफ द वेल्थ Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. ओके, वो वेल्दी टेम्पल्स पर अटैक करता था और उसी में से उसका एक अटैक था सोमनाथ मंदिर का अटैक। ओके, सोमनाथ मंदिर, दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन गुजरात। उसका ये आक्रमण जो था बहुत प्रसिद्ध आक्रमण था। उसने यहाँ से बहुत ज़्यादा, इस मंदिर से उसने बहुत ज़्यादा धन लूटा। और वो कहाँ चला गया? वो चला गया अपने क्षेत्र में वापस लौट के गजनी। और उसने अपनी कैपिटल गजनी में इन सारी चीज़ों को, इसके सारी वेल्थ को अपनी गजनी को मॉडिफाई करने में लगाया। सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he controlled and interested a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. And Mahmud want to get more wealth from a subcontinent. Just because of this, he always attacked on the rich temples, and he also want to know about the peoples of a subcontinent. और वो क्या चाहता था? वो धन तो लूटना चाहता ही था, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को भी जानना चाहता था। Just because of this, he ordered a writer named Al-Biruni to write an account of this subcontinent. और इसी वजह से यहाँ के लोगों को महमूद गजनवी जानना चाहता था। इसीलिए उसने एक राइटर था उसके संरक्षण में, जिसका नाम था अल-बरूनी। उसको उसने आदेश दिया एक पुस्तक लिखने के लिए, जिसमें उसने कहा कि इस सब कॉन्टिनेंट की सारी चीज़ों का वर्णन करें। ओके, दिस अरबिक वर्क नोन एज द किताबुल हिंद। और ये अल-बरूनी का जो अरबिक वर्क था, अल-बरूनी ने अपने सुल्तान के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक बुक लिखी, एंड दैट इज बुक नोन एज किताबुल हिंद। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज तहकीकाते हिंद। ओके, इसकी जो पुस्तक थी, तो अल-बरूनी को महमूद गजनी ने आदेश दिया
एक पुस्तक लिखने का जिसमें उसने कहा कि सब कॉन्टिनेंट की सारी चीज़ों को लिखें, तो अल-बरूनी ने एक किताब लिखी। किताब कौन सी थी? किताबुल हिंद। और इस बुक को हम क्या कहते हैं? इस बुक को हम तहकीकात-ए हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तहकीकात-ए-हिंद। अगर आपसे पूछा जाए किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है, तब भी आप बताएंगे अल-बरूनी की। अगर आपसे पूछा जाए तहकीकात-ए-हिंद किसकी पुस्तक है, तब भी आप क्या कहेंगे कि अल-बरूनी की ही पुस्तक है। एंड दिस बुक इज इन अरबिक, ओके। और ये किस भाषा में लिखी गई है? दिस बुक इज रोट इन अरबिक लैंग्वेज, ओके। और ये अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, ओके। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस। और ये किताब जो क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है टू रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट फॉर द हिस्टोरियंस। और ये हिस्टोरियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है यहाँ की हमारे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि इस बुक में अल-बरूनी ने क्या किया है? अल-बरूनी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हर चीज को बारीकी से लिखा है, ओके। सो दिस बुक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट फॉर द हिस्टोरियंस। He consulted Sanskrit scholars to prepare this account, and Al-Barauni consulted to the Sanskrit scholars to prepare this book, to wrote this book. और अल-बरूनी ने क्या किया? अल-बरूनी ने इस बुक को लिखने के लिए किसकी सहायता ली? संस्कृत स्कॉलर्स की हेल्प ली, उनसे भी कंसल्ट किया था। नेक्स्ट, अदर किंग्स हु engaged in warfare included the Chahmans, later known as the Chauhans। और अदर जो किंग्स थे, जो डायनेस्टीज थी, जो युद्ध करती थी फॉर द वेल्थ, उसमें से एक है चाहमान्स एंड लेटर दिस डायनेस्टी नोन एज चौहान, ओके। और इसे चाहमान डायनेस्टी भी क्या थी? वेल्थ के लिए युद्ध करती रहती थी। और इसे बाद में किस नाम से जाना गया? इस डायनेस्टी को बाद में चौहान डायनेस्टी के नाम से जाना गया। Who ruled over the region around Delhi and Ajmer, and the region of this dynasty was around Delhi and Ajmer, and Ajmer this is the place of Rajasthan। So इस डायनेस्टी का एम्पायर कहाँ तक था? दिल्ली से लेके अजमेर तक। They attempted to expand their control to the west and the east। और वो कोशिश करते थे वेस्ट और ईस्ट के क्षेत्रों को भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए। Where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gandhars of western Uttar Pradesh। And when the kings of this dynasty tried to control over the west and east India, they were opposed by the Chalukyas of west and opposed by the Gandhars by the western उत्तर प्रदेश। और इन्होंने जब ईस्ट और वेस्ट के क्षेत्रों को भी अपने कंट्रोल में, अपनी डायनेस्टी में मर्ज करने के लिए कोशिश की, तो इनको अपोज किया किन लोगों ने? गुजरात के चालुक्यों ने और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गढ़वाल वंश ने, ओके। द बेस्ट नोन चहमान रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड, ओके। पृथ्वीराज थर्ड इज द बेस्ट रूलर ऑफ चहमान डायनेस्टी। और चहमान डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? सबसे प्रसिद्ध राजा था पृथ्वीराज तृतीय, ओके। पृथ्वीराज थर्ड इज द बेस्ट रूलर ऑफ चहमान डायनेस्टी, ओके। तो आपसे अगर कोई पूछे चहमान डायनेस्टी का सबसे बेस्ट रूलर कौन था, देन यू विल रिप्लाई पृथ्वीराज थर्ड, ओके। Prithviraj III, this is the best ruler of Chahman dynasty, and the ruling time period of Prithviraj III is 1168 to 1192, okay। और पृथ्वीराज तृतीय ने चहमान में कब से कब तक राज्य किया? इसने 1168 से लेके 1192 के बीच में राज्य किया। Who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, and Prithviraj
Chauhan defeated an Afghan ruler named Muhammad Ghori in 1191 in the War of Tarain. Okay, तराइन के प्रथम युद्ध में इसने क्या किया? पृथ्वीराज तृतीय ने एक अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को, जो कि गजनी से कितनी बाद आता है? गजनी का पहला आक्रमण 1001 ईस्वी से स्टार्ट होता है और मोहम्मद गोरी कब आता है? मोहम्मद गोरी का आक्रमण कब स्टार्ट होता है? उससे 1175 ईस्वी से। तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड defeated this Afghan attacker in 1191 in the first war of Tarain, और इसने इसको हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में, but lost to him the very next year in 1992। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें क्या करता है? मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसकी हत्या कर देता है, क्योंकि इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, मोहम्मद गोरी की सहायता गढ़वाल शासक जयचंद ने की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ गढ़वाल किंग जयचंद। मोहम्मद गोरी get success in the second war of Tarain and he murdered पृथ्वीराज थर्ड, और इसी वजह से क्या होता है? जयचंद जो गढ़वाल का राजा था, उसने इस युद्ध में गजनी गोरी की सहायता की थी, और इसी वजह से क्या होता है? पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है और मोहम्मद गोरी को क्या करता है? मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। मतलब फर्स्ट वॉर में, तराइन का जो फर्स्ट वॉर होता है उसे पृथ्वीराज चौहान जीतता है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है अगले ही वर्ष 1192 में होता है, और इस युद्ध को कौन जीतता है? इस युद्ध को मोहम्मद गोरी जीतता है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो जाती है। ओके, so dear students, today we have completed the explanation of warfare for health. Now dear students, it's time to do homework, and your homework is to answer the following questions. Answer the following questions. Question 1 is, who participated in the tri-party struggle, for the rights of Kannauj, question number 2 is, who wrote the book किताब अल-हिंद? किताब अल-हिंद पुस्तक किसने लिखी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द बेस्ट? क्वेश्चन नंबर 3 इज, हु वाज द बेस्ट? Who was the best Chahman ruler? सबसे बेस्ट चहमान रूलर कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 इज, when did पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज चौहान defeat मोहम्मद गोरी, defeat मोहम्मद गोरी, and the last is in which war did in which war did मोहम्मद गोरी defeat पृथ्वीराज चौहान, defeat पृथ्वीराज चौहान. Okay, dear students, you can see on the whiteboard there are 4 questions. Okay, and you will write the answer of these questions in your fair notebook with neat and clean handwriting. It is your homework. Okay, first question is who participated in the tri-party struggle for the rights of कन्नौज. कन्नौज पर अधिकार करने के लिए किन 3 पक्षों ने युद्ध में भाग लिया था? Who wrote the book किताबुल हिंद. Next, who was the best Chahman ruler? Fourth question is when did Prithviraj Chauhan defeat Muhammad Ghori? And the last question is in which war did Muhammad Ghori defeat Prithviraj Chauhan? Okay, dear students, complete your homework and send it to me. And dear students, if you have any problem, you can ask me. Okay. Now, dear students, see you in the next video. Till then, bye. Have a nice day.